इवनिंग एवरीवन। तो माय नेम इज सिद्धार्थ। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एई में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। और इन क्वेश्चंस का फ़ायदा ये रहेगा कि आपके ये क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे, साथ ही साथ आपके जो और भी इनसे एसोसिएटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके बिल्टअप होंगे। तो बेसिकली आपका जो प्लेटफॉर्म है ये आपका असम सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के थ्रू मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। और ये वीडियो का आपका एक या दो पार्ट में ये आपके जितने भी क्वेश्चंस है इसके वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, आपके 1 जुलाई से जो है वो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा जो भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। राइट नाउ कमिंग टू द अवर क्वेश्चन डिस्कशन। तो अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है 1 जुलाई से आपका जो है न्यू बैचेस वगैरह जो है स्टार्ट होंगे। ठीक है, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और हमारी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रीड द फर्स्ट प्रॉब्लम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि द नेगेटिव स्पिन इन द फ्रिक्शन पाइल इज ड्यू टू। सो अगर मैं यहाँ पे एक इन जनरल बात करूँ आपसे कि बेसिकली पाइल होती क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं एक पाइल की कंस्ट्रक्शन करूँ, सी दिस, लेट अस सपोज से पाइल, बेसिकली पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो किसी भी पाइल की जो लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी होती है, लेट सपोज से इसके ऊपर पी लोड लग रहा है, तो इस पाइल के द्वारा या इस पाइल की जो लोड को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी रहेगी वो दो तरीके से की जाती है। सबसे पहले जो इसके एंड पे जनरेट हो रहा है रिएक्शन, दैट इज द एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। और दूसरा जो आपके फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है इसकी सरफेस पे। कहने का मतलब जो भी आपकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी पाइल की, इट इज द समेशन ऑफ स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्लस आपका एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि जब मान लो आपका जो सॉइल है जो सराउंड कर रहा है पाइल के रिस्पेक्ट में, ये अगर मान लो आपकी पीट सॉइल है या आपकी लूज सैंड है, और या मान लो आपकी यहाँ पे एक ऐसी सॉइल है जो आपके ऑर्गेनिक नेचर की है, तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, लेट सपोज यहाँ पे गाड़ी मूव कर रही है, तो इस गाड़ी के मूव होने के कारण यहाँ का जो सॉइल है ये वाला सॉइल आपका पूरा का पूरा क्या करेगा, सेटल करेगा। दैट मीन्स कि आपकी सॉइल का सेटलमेंट ज्यादा हो रहा है, सॉइल का सेटलमेंट ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पाइप। अब ये वाली जो चीज है आपकी, जो मैं कलर कोडिंग चेंज कर ले रहा हूँ, तो जो येलो कलर से जो मार्क कर रहा हूँ ये इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल मोर देन द पाइप। अब नाउ ये फ्रिक्शन आपका नीचे की तरफ एक्ट करेगा। जब ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, मान लो मतलब अब आपकी जो अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब आपकी जो अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। रीजन उसका क्या है कि आपका नीचे के डाउनवर्ड मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन आपका जो है वो लोड लगना स्टार्ट हो गया। इसके कारण आपका क्या होगा, पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रहेगी वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। सो नेगेटिव स्पिन फ्रिक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा आपकी पाइल के ऊपर। नेगेटिव स्पिन फ्रिक्शन का इम्पैक्ट ये होता है कि ये आपकी पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये रिड्यूस करती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नाउ अब पूछ सकता है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किस कारण से आता है, तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आपका तीन मेन रीजन बता रहा हूँ। अगर आपकी वाटर टेबल नीचे आ जाए, मीन परमानेंटली लोअर डाउन ऑफ द वाटर टेबल, कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के कारण आपकी सॉइल का सेटलमेंट ज्यादा होगा जिसके कारण आपका सेटलमेंट हो सकता है। दूसरा केस इसमें ये बनता है कि जब आपकी सॉइल जो है वो लूज सैंड हो, या आपकी ऐसी सॉइल हो जो आपकी पीट या ऑर्गेनिक नेचर की हो, उस केस में आपका जो है वो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन और वो उसका आंसर था। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट इज द पर्ट एनालिसिस के बारे में। तो पर्ट एनालिसिस में आपसे ये पूछा गया है कि जनरली जो आपकी ड्यूरेशन है एक्टिविटीज की वो कितनी लेके चलते हो। ठीक है, तो इन पर्ट एनालिसिस कहने का मतलब PERT का मतलब होता है आपका प्रोजेक्ट evaluation and review technique. So P is for the project, E is for evaluation, R is for review and T is for the technique. So किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए आपके पास तीन बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहले आप प्लान करोगे, फिर उसके बाद आप उसकी शेड्यूल करोगे, और शेड्यूल करने के बाद फिर आप उसको कंट्रोल करते हो। तो जो शेड्यूलिंग का काम होता है वो बेसिकली आप करते हो आइदर विद द हेल्प ऑफ वर्ड की सहायता से और आइदर विद द हेल्प ऑफ CPM। ये आपके नेटवर्क की टेक्निक कहलाती है कंबाइंड। इस नेटवर्क के डेवलपमेंट होने से पहले, इससे पहले आपके थे माइलस्टोन चार्ट, और माइलस्टोन चार्ट से भी पहले आपके आए थे बार चार्ट। कहने का मतलब
सबसे पहले बार चार्ट इंट्रोड्यूस हुए, इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको दूर किया माइलस्टोन चार्ट ने। माइलस्टोन चार्ट की जो शॉर्ट कमिंग थी वो आपके अलग की किसने, नेटवर्क ने। नेटवर्क सिस्टम आपके दो यू कैन से थ्योरी पे बेस्ड है या दो अप्रोचेस पे हैं। एक आपकी पर्ट टेक्निक है, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, और एक आपका होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। अब मैं तीनों के बारे में डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि नीचे आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे बार चार्ट्स के बारे में, तो बार चार्ट के अंदर क्या होगा, बार चार्ट के अंदर मैं एक न्यू पेज ऐड ही कर ले रहा हूँ इसमें। तो इन केस ऑफ बार चार्ट्स, सी इन केस ऑफ बार चार्ट्स, तो सी बार चार्ट्स के अंदर क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ आपके सामने, सपोज से let us take this example। on x एक्सिस आपके पास होती है एक्टिविटी एंड वाई एक्सिस पे आपके पास चलता है टाइम। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस वाली एक्सिस पे आपके पास होगा टाइम, तो इस वाली एक्सिस पे होता है आपकी एक्टिविटीज। ठीक है, लेट अस सपोज से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास मान लो एक्टिविटीज है। अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज, मान लो आपके पास ये एक एक्टिविटी है, मान लो ये ए एक्टिविटी है, लेट अस सपोज से दिस इज द एक्टिविटी बी, लेट अस सपोज से दिस इज द एक्टिविटी सी। एग्जांपल लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास बेसिकली तीन एक्टिविटी है। कहने का मतलब मान लो आपके लिए मैं दिया हूँ सब स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, मान लो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप। तो फाउंडेशन के अंदर बेसिकली तीन चीजें हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सक्यूवेशन करोगे। एक्सक्यूवेशन करने के बाद फिर आप इन्फोर्समेंट करोगे। इन्फोर्समेंट करने के बाद आप उसकी क्या कर दोगे, कॉन्क्रीटिंग कर दोगे। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द फाउंडेशन ये सारी इसकी क्या है, सब एक्टिविटीज है। अब मान लो ये तो आपकी एक्टिविटी मान लो ए हो गई, फाउंडेशन के बाद आप बीम कॉलम को बनाओगे, लेट सपोज से आपकी बी एक्टिविटी हो गई, और फिर आप इसके बाद रूफ करोगे, आपकी सी एक्टिविटी हो गई। बार चार्ट के अंदर आप क्या करते थे कि बार चार्ट के अंदर आप इन एक्टिविटीज के बीच में इंटर रिलेशनशिप नहीं बता पा रहे थे। पहला इसका जो शॉर्ट कमिंग था। दूसरे इसका शॉर्ट कमिंग ये था कि बार चार्ट के अंदर आपके पास पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे मान लो इसी एक्टिविटी को ले लो, इसके अंदर आपकी सब एक्टिविटी है। कहने का मतलब ये आपको एक्सक्यूवेशन कब खत्म हो गया नहीं बताएगा, आपकी रिन्फोर्समेंट कब खत्म हो गई ये नहीं बताएगा। तो बिटवीन द एक्टिविटीज और विद इन द एक्टिविटीज बार चार्ट आपके लिए रिलेशनशिप शो नहीं करता था। मेन डिसएडवांटेज था आपका बार चार्ट का। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि प्रोक्योरमेंट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देता आपका बार चार्ट, ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये था इसका कि ये आपके लिए जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज या क्रिटिकल पाथ है, मतलब किन एक्टिविटीज पे आपको ज्यादा फोकस करके चलना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तो ये आपका थर्ड ड्रॉबैक था। बट एडवांटेज क्या है, इसको ड्रॉ करना आसान है। ठीक है, इसके बाद इसका समझना आसान है, बार के फॉर्म में है, कोई स्किल की जरूरत नहीं होती, तो इसके आपके ये फायदे थे ना। इसकी जो एक शॉर्ट कमिंग थी आपकी मेन, जो कि आपकी बिटवीन द एक्टिविटीज, जो आपकी ये जो सब एक्टिविटीज है इसके बीच में इंटर रिलेशनशिप बताया था आपके माइलस्टोन ने आके। तो माइलस्टोन चार्ट ने सिर्फ इसकी एक ड्रॉबैक को एलिमिनेट किया था कि बिटवीन द जो सब एक्टिविटीज है, किसी एक्टिविटीज के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको स्टेब्लिश किया था आपके किसने, माइलस्टोन चार्ट ने। और लास्ट में आपके पास था दैट इज द नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक में आपके पास जो है हर एक जो या तो ये इवेंट ओरिएंट होगा या आपका ये एक्टिविटी ओरिएंट होगा। इवेंट ओरिएंटेड जो नेटवर्क्स थे वो बेसिकली आपके पर्ट एनालिसिस थी, और जो एक्टिविटी ओरिएंटेड थी वो आपकी सीपीएम एनालिसिस थी। ठीक है, सिमिलरली जो माइलस्टोन चार्ट थे ना ये भी आपके इवेंट ओरिएंट टेक्निक पे बेस्ड थे। नाउ पर्ट एनालिसिस बेसिकली आपकी आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं। ये आपके वो प्रोजेक्ट है जो कि आपके रिपीटेटिव नेचर के होंगे, राइट। जैसे कि आपका एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपका एग्जांपल लेके चले, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कोविड की वैक्सीन को डेवलप करना। क्योंकि इसमें टाइम नहीं पता तो इसमें टाइम जो रहेगी वो डायरेक्टली आपके कॉस्ट को क्या करेगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी आपके टाइम के साथ। बट यहाँ पे आपकी टाइम और कॉस्ट के बीच में रिलेशन बनता है और वहां से आप कैसे निकालते हो ऑप्टिमम टाइम विद ऑप्टिमम कॉस्ट के लिए। तो ये कहानी थी आपकी किसकी, दैट इज द सीपीएम के बारे में। ठीक है, नाउ अब अपने जो तीनों क्वेश्चंस हैं इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो इससे एसोसिएटेड आपके तीन क्वेश्चंस है। नाउ रीड द प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि पर्ट के अंदर जो ड्यूरेशन है, अच्छा पर्ट के अंदर जनरली आपकी एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अपन कि जो आपकी पर्ट एनालिसिस है, बेसिकली जो आपकी पर्ट एनालिसिस है इसके अंदर आपके पास तीन टाइम एस्टिमेट होते हैं किसी भी एक्टिविटीज के।
एक होता है दिस इज द टी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब सबसे मिनिमम टाइम, जो एक होता है टी मीन, और एक आपका होता है पेसिमिस्टिक। कहने का मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो टाइम है जो आप सबसे आइडियल कंडीशन में किसी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हो। पेसिमिस्टिक टाइम अपनी वर्स्ट कंडीशन में कोई एक एक्टिविटी खत्म होगी। और टी ऑप्टिमम या टी मॉडल या टी मिनिमम या टी आपका मीन, ये वो टाइम है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो इस टाइम को लेके खत्म करती है। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम जो कि आपकी मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज इस टाइम पे फिनिश हो गई है। तो पर्ट एनालिसिस के अंदर बेसिकली हमारे लिए जो अप्रोच रहती है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है तो तीन हम टाइम एस्टिमेट बनाते हैं, इसको आप बोलते हैं एक्टिविटी का एस्टिमेटेड टाइम या एक्सपेक्टेड टाइम। क्या होगा, इट इज द समीशन ऑफ द टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस टीपी प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम डिवाइड में आपका 6। ये आपका जो फॉर्मूला है ये वेटेज एवरेज से निकल के आता है। ऑप्टिमिस्टिक को 1 वेटेज दिया है, पेसिमिस्टिक को 1 वेटेज दिया, सबसे ज्यादा आपका मोस्ट लाइकली टाइम के लिए दिया गया है वेटेज, इज 4 का फैक्टर। ये जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के आता है। और जो ऊपर मैंने आपको शेप बनाया है ये बेल शेप का, इसको जनरली आप बोलते हो बाइनोमियल, सॉरी, इसको आप बोलते हो आपका ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और आपकी जो एक्टिविटी है वो बेसिकली आपकी बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फॉलो करती है, और जो होल प्रोजेक्ट रहेगा वो आपका फॉलो करता है दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कई बार आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना, अब देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इन दी पार्ट एनालिसिस जो एक्टिविटी की ड्यूरेशन है रहती है, तो जनरली आप कौन सी लेके चलते हो, जनरली आप लेके चलते हो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ दी एक्टिविटी। करेक्ट आंसर इसका क्या है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपका टी है, वो टाइम जो आप मोस्ट मतलब जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहोगे। वर्स्ट कंडीशन में आपकी पेसिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली आपकी टीएम है। तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, एक्सपेक्टेड मीन टाइम ऑफ किसी एक्टिविटी का निकल के आएगा। नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर आपसे पूछा गया है कि ये किस टाइप की एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म किया जाता है। सो रीड मतलब एक एक स्टेटमेंट पढ़ो इसके। इंप्रूवमेंट अपॉन दी वर्चर, ये स्टेटमेंट सही है। प्रोवाइड द रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच मतलब आपकी जो रियलिटी की प्रॉब्लम है, ऐसी नहीं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की प्रॉब्लम्स है, या जो आपके जिसमें आपका मतलब आपको आइडिया नहीं है, मतलब वो एक्टिविटीज जो आपकी प्रीवियसली नहीं हुई है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कहने का मतलब इसका जो तीनों चारों स्टेटमेंट है वो सारे के सारे इसके सही हैं। तो हम बोल सकते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो बेसिकली आपको so critical path method जो है is the improvement over the bar chart, correct statement, provide the realistic approach to daily problem, correct statement, avoid the delay which are very common in the bar chart। so तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द माइलस्टोन चार्ट के बारे में। माइलस्टोन चार्ट के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये सिर्फ बार चार्ट की सिर्फ एक ही जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको रिमूव करता है, बाकी के आपके रिमूव नहीं करता है। तो पहला ए ऑप्शन है कि शो द इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ द वेरियस जॉब, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। शो द इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बट नॉट इन द लॉजिकल सीक्वेंस, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। देन इसके बाद आपकी डिपेक्ट द डिले ऑफ द जॉब, नहीं बताता, शेड्यूलिंग के लिए आपका नहीं बताता। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, इट विल शोइंग दी इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बस लॉजिक सीक्वेंस नहीं बताया। लॉजिकल सीक्वेंस आपकी जो है वो आपकी नेटवर्क डायग्राम में बनाई थी। कहने का मतलब जो आपका नेटवर्क डायग्राम रहता है उसमें इवेंट होते हैं, इसको सर्कल से बनाते हैं, और जो आपकी एरो होती है वो एक्टिविटी। लेट सपोज से आपकी एक्टिविटी ए है, इसके लिए इवेंट नंबर 1 एंड इवेंट नंबर 2। ये जो आपकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग है ना, ये आपकी आई थी किसके अंदर, नेटवर्क के जो नेटवर्क एनालिसिस थी उसके अंदर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें सीरीज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द रोड प्रोजेक्ट मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ। सो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये आपके हाईवे का भी पार्ट रहेगा। तो एक सेकेंड, यस। सो जनरली मान लो आपके पास किसी हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मान लिया जाए कि लेट सपोज से ये आपका जनरल एरिया है। ठीक है, अब आपको इस जनरल एरिया में से लेट सपोज से आपके लिए रोड बनानी है, तो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, ये आपके पास पहला पार्ट है, ये आपके पास सेकंड पार्ट है। जनरली किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास चार चीजें होती हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी आप हाईवे का अलाइनमेंट फिक्स करते हो, फर्स्ट आप करते हो मैप की स्टडी। जो भी आपके पास मैप पड़े हुए हैं उससे आप स्टडी करते हो। मैप स्टडी से आप ये पता करोगे कि कहाँ पे यहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे आपके पास वैलीज है, कहाँ पे आपके पास जो है वो बेसिकली आपके पास रिवर है, या कहीं पे आपके पास मार्शी लैंड तो नहीं है। ठीक है, तो मैप स्टडी से ये पता करते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि जब आपने मैप को स्टडी कर लिया, अगर सपोज से आपने अलाइनमेंट नंबर 1 निकाला, अलाइनमेंट नंबर 2 आइडेंटिफाई किया,
इसके बाद आप करते हो रैकी। रैकी का मतलब ये होता है कि अब आप एक्चुअल फील्ड पे जाके चेक करोगे कि यहाँ जो भी आपके पाथ आ रहे हैं, क्या यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो नहीं हो गए हैं, क्या यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट तो नहीं हो गई है। अगर ये चीज़ हो गई है तो ये सब पूरा काम आपका किसके अंदर होगा, रैकी के अंदर। तीसरा जो होता है फिर आपका होता है प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर आप क्या करोगे, टेस्टिंग ऑफ सॉइल को करना स्टार्ट करोगे। कहने का मतलब यहाँ की लेट सपोज से सॉइल कंप्रेसिबल नेचर की है। मान लो ये वाली लेंथ आपके पास 100 किलोमीटर की निकल के आ रही है और सॉइल आपकी जो है वो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है, तो आप कभी भी इस चीज को प्रेफर नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे, इस पाथ को यहाँ से क्या करोगे, डाइवर्ट करना शुरू करोगे, राइट। ये आपका करते हैं किसके अंदर, प्रीलिमिनरी सर्वे। तो प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर सॉइल सर्वे एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप चेक करोगे कि जो भी आपका अलाइनमेंट है उसके अंदर ट्रैफिक का कितना मूवमेंट आ रहा है, दैट मीन्स यू गो फॉर द ट्रैफिक सर्वे ऑल्सो, कि ट्रैफिक के अंदर आपके पास कितना मतलब कितना इसके अंदर एंटीसिपेटेड ट्रैफिक है। दोनों चीजें आपकी होती है किसके अंदर, दोनों चीजें आपकी होंगी किसके अंदर, आपकी प्रीलिमिनरी सर्वे। और जब आपका प्रीलिमिनरी सर्वे हो जाएगा उसके बाद चौथा स्टेप, चौथा जो आपका आता है दिस इज द डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वे में आप क्या करोगे, एक्चुअल वर्क को परफॉर्म करोगे। तो ये बेसिकली 4 तरीके से आप जो है सर्वे वर्क को कैरी आउट करते हो। नाउ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था आपसे कि आपका जो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है रोड के अंदर वो किस चीज को कंसिस्ट करता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इट इज बेसिकली डील विद दी सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे एंड कंसेप्ट ऑफ द डिजाइन। डिजाइन के कंसेप्ट से डील करेगा लेकिन डिजाइन के मेथोडोलॉजी से डील नहीं करेगा। साथ ही साथ ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के बारे में बताएगा जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन सेंशन के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन सेंशन आपका जो है वो फॉर्मल मतलब एक्सेप्टेंस होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सफिशिएंट है इसके बारे में, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। द सीमेंट कंक्रीट रोड 100 मीटर आपकी जो है लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है और 8 मीटर वाइड, 15 सेंटीमीटर थिक है, ओवर द सब बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल, देन बॉक्स कटिंग इन द रोड क्रस्ट। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे इसमें बॉक्स कटिंग के ऊपर, एक मिनट, बॉक्स कटिंग के बारे में मैं अभी एक और क्वेश्चन नीचे मिलेगा अपन को, इस पे अपन बाद में आते हैं, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके इससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, ठीक है। तो पहले मैं इसको रीड कर दूं, क्वेश्चन मार्क किया ऑलरेडी। तो सी, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग द सब हेड ऑफ द एस्टिमेट्स आर। किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, मतलब आप किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो मान लो, तो आपके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब स्ट्रक्चर को बनाओगे आप, दैट मीन्स फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करोगे। सब स्ट्रक्चर के बाद फिर आप सुपर स्ट्रक्चर करोगे कंस्ट्रक्ट। अब सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या आएगा, बीम कॉलम का फ्रेम बनाओगे, ठीक है, रूफ करोगे। रूफिंग के बाद आप उसमें फ्लोरिंग करोगे। फ्लोरिंग होने के बाद फिर आप इसमें क्या करोगे, फिनिशिंग वर्क करोगे। और बाकी की फिर आपकी जो पैटी आइटम्स वर्क है लाइक इलेक्ट्रिक वगैरह या आपकी जो ब्रिक वर्क वगैरह, वो सारी की सारी आपकी इसके अंदर आएगी। सब स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करोगे, फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, फाउंडेशन आएगा आपका। और आप क्या करोगे, प्लिंथ लेवल डालोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, सब स्ट्रक्चर के अंदर। अब उसने ये पूछा है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप बिल्डिंग के लिए, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। अर्थवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कंक्रीट वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ब्रिक वर्क की जरूरत पड़ती है, स्टोन वर्क कई बार जरूरत पड़ भी जाता है लेकिन इसके साथ रूफिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो ये आपका स्टोन वर्क कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता। मान लो आप कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो या आप कोई एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो जहाँ पे आपके लिए ह्यूज पब्लिक का आना जाना है, वहां पे आप कई बार प्रेफर करते हो स्टोन वर्क के लिए। तो जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप स्टोन वर्क को प्रेफर करते हो। फिर आपका ब्रिक वर्क भी आता है, फ्लोरिंग। कहने का मतलब किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके पास होती हैं। दैट मीन्स आप फ्लोरिंग करोगे, ब्रिक वर्क करोगे, आप उसकी क्या करोगे, आरसीसी वर्क करोगे उसके अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या निकल के आएगा, डी ऑप्शन, दैट इज ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबिलाइजेशन एंड एडवांस 10% क्यों दिया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो मोबिलाइजेशन एंड एडवांस का मतलब ये होता है कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्टर, देखो इसमें दो तीन चीजें और क्लियर कर लेते हैं अपन। देखो, सो जब भी आपकी बिडिंग होती है, मतलब जब भी आप किसी कार को, आप मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस करते हो किसको, टेंडर के लिए। तो नोटिस ऑफ इनवाइटिंग द टेंडर। अब इसके अंदर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है अपीयर करेंगे। उनके लिए सबसे पहला काम होता है कि ईएमडी जमा करना रहता है। ईएमडी क्या करता है, जो भी आपकी फॉल्स बिडिंग है उसको अवॉइड करता है। कहने का मतलब
जो आपके नॉन सीरियस कॉन्ट्रैक्टर है उनको पहले ही अलग कर देता है। ये नॉर्मली 2% से लेके आपकी 1.5% लेके चलते हो आप किसकी, अपने टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट की। तो अप्रोक्सीमेटली 2% होती है आपकी ईएमडी, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये आपका अवार्ड हो जाता है उसके लिए फिर जमा करनी पड़ती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है वो आपकी होती है अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट, राइट। इसके अंदर आपकी 2% ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये कहने का मतलब लेट अस सपोज से ए कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2% की ऑलरेडी जमा कर दी। अब उसको एट ए टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलते टाइम वो कितना परसेंट जमा करेगा, उसका 8% ऑफ टोटल कॉस्ट का टोटल समीशन कितना हो जाएगा, 10%। इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसके लिए कुछ अमाउंट पहले से ही पे करके देता है। कौन, गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट। वो इसलिए देता है कि लेट अस सपोज से उसको कोई इक्विपमेंट लेके आना है, लेट अस सपोज से उसको कोई यहाँ पे मशीन लगाना है काम करने के लिए, तो 10% जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट उसको पे करके रखती है। किस चीज के लिए, कि उसको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है या किसी और दूसरी आइटम्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इस चीज को आप बोलते हो क्या, इसको बोलते हो आप मोबिलाइजेशन एडवांस। कहने का मतलब किसी चीज को मोबाइल करने के लिए, मूव करने के लिए उसको जो पैसा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द मोबिलाइजेशन एडवांस। सो अब इसका आंसर देखो क्या होगा, कि वो सारी एक्टिविटीज, दैट मींस डी ऑप्शन, फॉर ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वर्क एट द साइट ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए आप मतलब देते हो मोबिलाइजेशन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली गोल्डन रूल के बारे में पूछ रहा है, कि स्टोन एग्रीगेट के बारे में जो कि आप यूज करते हो कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कोड प्रोविजन है। इसमें आप ये मान के चलते हो कि 67% आपका कोड बोलता है कि 67% आपका जो रहेगा वो साइट पे आप जनरली क्या करके रखोगे, स्टोर करके रखोगे। और जो रिमेनिंग 33% रहेगा वो जनरली आप किसके थ्रू करोगे, स्टोन की, विद द हेल्प ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो राइट ऑप्शन इसका जो निकल के आएगा, दैट इज बी इज दी राइट राइट ऑप्शन निकल के आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े से क्वेश्चन हैं आपके कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड, इसको कंटिन्यूशन में रख रहे हैं अभी अपन। सो कहने का मतलब ये है, अब इसमें 10th क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि लेट्स सपोज से एल बी डी आपकी लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ है सेडिमेंटेशन टैंक की, क्यू इसके अंदर टोटल डिस्चार्ज है। आपसे पूछा गया है कि टोटल सेटिंग वेलोसिटी आप मुझे निकाल के बता दो। सो सबसे पहली चीज कि जो आपका एक सेडिमेंटेशन टैंक है, जो भी आपका एक सेडिमेंटेशन टैंक है, टॉकिंग अबाउट द सेडिमेंटेशन टैंक, तो सेडिमेंटेशन टैंक जो रहती है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं आपके सामने, तो इसमें कुछ है अपने पास नहीं है, चलो यहाँ से बना देते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। हाँ, इसकी लेट अस सपोज से दिस इज द लेंथ, ये आपकी हाइट है, और जो अंदर दिख रही है ये आपकी क्या है, विड्थ है। अब वो पूछ रहा है कि आप मुझे सरफेस ओवर फ्लो रेट बता दो। सरफेस ओवर फ्लो रेट आपका सेडिमेंटेशन टैंक का सबसे क्रिटिकल डिजाइन पैरामीटर है। दैट मीन्स ये कंट्रोल करता है सेटलिंग वेलोसिटी के लिए, और सेटलिंग वेलोसिटी अल्टीमेटली कंसीडर करती है आप किसके लिए, डाया ऑफ दी पार्टिकल। दैट मीन्स किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आपका सरफेस के ऊपर जो फ्लो रेट हो रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, सरफेस ओवर फ्लो रेट। इसकी वैल्यू दी जाती है, दैट इज एसओ आर विल बी गिवन बाय क्यू डिवाइड में आपका प्लान एरिया। दैट मीन्स इसकी जो यूनिट रहती है वो बेसिकली मीटर क्यूब, इट इज जनरली मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको एस पता है और अगर आपको डिस्चार्ज पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, प्लान एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो सरफेस ओवर फ्लो रेट बेसिकली आपका क्या है, ये आपका है डिस्चार्ज अपॉन में प्लान एरिया। प्लान एरिया मतलब बी इंटू एल। ये तो क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। जनरली जो आपका एस है, ये आपका इनवर्सली रिलेट होता है एफिशिएंसी से। मैंने बताया आपको एस आपकी क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी है, जो कि अल्टीमेटली फंक्शन है किसका, डाया ऑफ पार्टिकल का। अगर मान लो स्मॉलेस्ट डाया पार्टिकल आपका सेटल कर रहा है सेडिमेंटेशन टैंक का, तो उसकी एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। दैट मीन्स अगर आपका डाया छोटा है, इसका मतलब आपकी सेटिंग वेलोसिटी भी कम है, डाया छोटा है सेटिंग वेलोसिटी कम है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। मतलब टैंक के अंदर छोटे से छोटा पार्टिकल भी क्या है, सेटल कर जाएगा, तो एफिशिएंसी ज्यादा निकल के आएगी। नेक्स्ट, अगर मान लो डाया ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो आपकी सरफेस की जो वेलोसिटी रहेगी या सेटलिंग वेलोसिटी रहेगी वो ज्यादा निकल के आएगी, और उस केस में आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसओ आर जो आपका एफिशिएंसी के साथ है वो बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड रहेगा। नाउ हाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है एफिशिएंसी के ऊपर, तो आप बोल सकते हो एफिशिएंसी इज नॉट द फंक्शन ऑफ दिस हाइट ऑफ द टैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और चीज पूछ सकता है कि एफिशिएंसी को आपने रिलेट करवा दिया है किससे, एसओआर से, और आप जानते हो एसओआर खुद इनवर्सली रिलेटेड है किससे, प्लान एरिया से, तो क्या एफिशिएंसी को डायरेक्टली बोल सकते हो प्लान एरिया से। प्लान एरिया बढ़ाओगे आपको एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको इससे पूछ सकता है, राइट। तो क्वेश्चंस का अगर अपन आंसर देखें इसमें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका क्या है कि अगर मान लो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर टोटल डिस्चार्ज है क्यू, उसकी अपन को डायमेंशन गिवन है, तो उसका सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना हो जाएगा, सरफेस ओवरफ्लो रेट आपका निकल के आएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द क्लोरीन विद द वाटर बिफोर इट इज सर्व टू द फर्स्ट कंज्यूमर शुड बी एटलीस्ट। जनरली डिसइंफेक्शन जो है आपका, नॉर्मली जो डिसइंफेक्शन आप करते हो, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, डिसइंफेक्शन को मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जनरली आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, WTP, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपकी कुछ चेन्स रहती हैं, मतलब सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले आप करते हो स्क्रीनिंग, सबसे पहले आपका आता है दैट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद फिर आपका जो है, स्क्रीनिंग के बाद आपके पास होती है द यूनिट दैट इज कॉल्ड दी, सो स्क्रीनिंग के बाद आपके पास आता है दैट इज दी एरेशन। एरेशन के बाद फिर आपके पास होता है दैट इज दी क्लेरिक फ्लॉक्यूलेटर। क्लेरिक फ्लॉक्यूलेटर में मैं सीक्वेंस में बना दे रहा हूँ, कोगुलेशन प्लस फ्लॉक्यूलेशन प्लस आपका सेडिमेंटेशन, इस तीनों यूनिट को बोला जाता है क्लेरिक फ्लॉक्यूलेटर। क्लेरिक फ्लॉक्यूलेटर के बाद आपके पास होती है फिल्ट्रेशन, एंड फिल्ट्रेशन के बाद जो लास्ट यूनिट होती है दैट इज डिसइंफेक्शन। क्वेश्चन आपसे डिसइंफेक्शन के बारे में बात कर रहा है। अब डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, डिसइंफेक्शन का मतलब है आप जितने भी बैक्टीरिया कॉजिंग जम्स हैं या जम्स या वायरस है, इस सभी को क्या करोगे, किल करोगे, ताकि आपके लिए हार्मफुल नहीं हो। नाउ बैक्टीरिया या आपकी जो डिसइंफेक्शन है, ये जनरली आपके मेजर मेथड्स होते हैं या माइनर मेथड से कर सकते हो। तो इट कैन बी डन बाय आइदर ऑफ, इट कैन बी डन बाय आइदर ऑफ मेजर मेथड और यू कैन से दी माइनर मेथड। माइनर मेथड जैसे आपके पास, जैसे आपका यूवी मेथड है, जैसे आप बॉईल कर लो पानी को, तो ये आपके माइनर मेथड है। मेजर मेथड में आपका क्लोरीन आता है, ओजोन आता है, आपका ब्रोमीन आता है, और जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। हमारे इंडिया के अंदर हम जनरली अडॉप्ट करते हैं क्लोरीनेशन के लिए। नाउ क्लोरीनेशन के अंदर बेसिकली करते क्या है, क्लोरीनेशन के अंदर आप क्लोरीन को लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हो। लिक्विड फॉर्म में ऐड करने के कारण ये आपके जो सेल की जो सेल वॉल्स है उसकी जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे के कारण आपके न्यू सेल्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। न्यू सेल डेवलप नहीं हो पाएंगे मतलब बैक्टीरिया आपका मर जाएगा। अब क्लोरीन जो रहती है बेसिकली आपका जब डिसइंफेक्शन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी आने से पहले आप इंश्योर करते हो कि कम से कम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर की आपके पास क्या होनी चाहिए, क्लोरीन बची हुई होनी चाहिए किसके अंदर, पानी के अंदर। और इसके लिए आप रखते हो उसका कम से कम पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इसके कॉन्टेक्ट में है 10 मिनट का। तो कॉन्टेक्ट टाइम जो रखते हो आप 10 मिनट, इसकी डोज जो लेके चलते हो वो आपकी कितनी निकल के आती है, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि आपके लिए कितना कॉन्टेक्ट टाइम रखना है क्लोरीनेशन के टाइम पे। तो क्लोरीनेशन के टाइम पे आपको नॉर्मली जो है 10 टू 15 मिनट आपका कॉन्टेक्ट पीरियड रखते हो, और कितनी डोज रखनी है, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आपके नॉर्मल कंडीशन के लिए। लेकिन अगर मान लो यही चीज आपकी सुपर क्लोरीनेशन हो रही है, तो सुपर क्लोरीनेशन में ये वाली जो डोज रहेगी वो बढ़ जाएगी और आ जाएगी कितनी, 5 मिलीग्राम पर लीटर से लेके आपकी 15 मिलीग्राम पर लीटर आपको इंश्योर करनी है, सेम कॉन्टेक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट टू 15 मिनट के लिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन दी वाटर कौन कौन सी कहलाती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन सी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है। अब देखो पानी के अंदर बेसिकली 3 तरीके की इम्प्योरिटीज होती हैं। कौन कौन सी 3 तरीके की इम्प्योरिटीज होती हैं, सो इन वाटर देयर आर द मेनली 3 इम्प्योरिटीज। सबसे पहले होती हैं आपकी फिजिकल, एक होती हैं आपकी केमिकल, और एक आपकी होती हैं बायोलॉजिकल। ना फिजिकल का मतलब जो आप आइस या आपके जो सेंस वगैरह हैं उनसे आप सेंस कर सकते हो, जैसे आप सॉलिड देख सकते हो, सस्पेंडेड सॉलिड, जैसे आप कलर देख सकते हो, जैसे आप पानी को टेस्ट कर सकते हो, जैसे पानी को आप सूंघ सकते हो, दैट इज आपका ओडर। वहीं पर केमिकल पैरामीटर लाइक जैसे पीएच हो सकता है, हार्डनेस हो सकती है, ये सारे के सारे आपके केमिकल हैं। बायोलॉजिकल में आपका जो है बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या आपका प्रोटोजोआ हो सकता है। तो इनको आप बोलते हो जनरली
बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब आपको नेचर पता होना चाहिए जितने भी यहाँ पे सब्सटेंस गिवन है। नेचर कैसा पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कौन से डिजोल्व इम्प्योरिटीज है, कौन सी आपकी नॉन डिजोल्व इम्प्योरिटीज है। अगर आप आयरन के बारे में बात करो, ये आपका इम्पार्ट करता है बेसिकली, आयरन जो रहेगा ये आपका कलर इम्पार्ट करेगा। कौन सा कलर देगा ये, बेसिकली आपका रेड कलर देगा पानी के अंदर। सो ये आपकी कौन सी इम्प्योरिटी होगी, ये आपकी डिजोल्व इम्प्योरिटीज बनाएगी। ठीक है, तो ये तो आपकी सस्पेंशन में नहीं है। क्लोरीन मैंने अभी ऊपर बताया, ये आप जनरली यूज करते हो किसके अंदर, डिसइंफेक्शन के अंदर। केमिकल है तो इसको आप बोल सकते हो देयर इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। बैक्टीरिया आपकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। रिमेनिंग आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, जिसको आप बोलते हो, कई बार इसको आप पाउडर लाइम भी बोलते हो, जो आपकी दीवार रहती है उसके अंदर अगर आपने वाइट वॉश की हुई है, तो आफ्टर सम टाइम्स आपको देखना, आप देखोगे उसके ऊपर एक पाउडरी टाइप की सरफेस बन जाती है, वो आपका ये CaCO3 कहलाता है। तो CaCO3 आपका किस फॉर्म में रहता है, जनरली सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा पानी के अंदर, और इन जनरल आपकी कोई वॉल है उसके अंदर भी ये पाउडर फॉर्म में निकलता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो आपके जो चार रिमेनिंग ऑप्शन है, 3 ABC, ये आपका कौन सा है, डिजॉल्व। क्लोरीन आपका क्या है, बायोलॉजिकल। और आपका बैक्टीरिया भी कौन सा है, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कहलाता है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन विल बी डिपेंड्स अपॉन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो डीऑक्सीजनेशन रेट है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम एंड बीओडी ऑफ द सीवेज, बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है आपका केडी के बारे में बात कर रहा है। सो वॉल्यूम एंड बीओडी ऑफ द सीवेज, टाइम अवेलेबल फॉर द डिकम्पोजिशन, एंड आपका टेम्परेचर ऑफ द डाइल्यूटिंग वाटर। डीऑक्सीजनेशन रेट मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये किसी चीज का डिके कांस्टेंट है। मान लो बीओडी, आपका मान लो बीओडी को आप ऐसे समझ लो कि ये आपका फूड है या ऑर्गेनिक मैटर है। अब जैसे जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की डिमांड को सेटिस्फाई करते जा रहा हूँ, मतलब आपका ऑर्गेनिक मैटर टूट टूट के खत्म होते जाएगा। तो अगर आप इसका वेरिएशन देखोगे कि टाइम के साथ जो आपका फूड है वो बेसिकली आपका क्या होते जा रहा है, कंज्यूम होते जा रहा है। फूड मतलब ऑर्गेनिक मैटर या आपकी बीओडी। नाउ ये जो डिक्रीजिंग रेट है, कितने रेट से ये डिक्रीज हो रहा है, इसको आप बोलते हो डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। अब पूछ रहा है ये डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहली चीज आपका ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर के अलावा ये फंक्शन होता है आपके पीएच का। कहने का मतलब कोई रिएक्शन आपकी आगे जाएगी पीछे जाएगी, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट केस में आपका केडीए के बारे में पूछ रहा है, तो सिर्फ इसके आंसर में आपका सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूटिंग वाटर का टेम्परेचर आएगा। बट अगर मान लो ये स्ट्रीम के बारे में पूछता है या रिवर स्ट्रीम के बारे में पूछता है, तब ये उसके वॉल्यूम के ऊपर भी आएगा और कितना टाइम अवेलेबल फॉर डिकम्पोजिशन उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ध्यान से इसमें ध्यान रखना कि इसमें अभी इसने सिर्फ केडी के बारे में पूछा है, लेकिन अगर वो इसी में एक और टर्म जोड़ देता कि डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रीम विल डिपेंड अपॉन, तब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता, डी ऑप्शन हो जाता। सिंस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ केडी के बारे में पूछा गया है, दैट मीन्स इट इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ओनली। मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण आपकी जो बॉन्ड रहेंगी वो वीक होंगी, और उस हिसाब से आपका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो बाकी के क्वेश्चन अब अपन नेक्स्ट जो भी अपना सेशन रहेगा उसमें देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अगले जो भी पार्ट्स आ रहे हैं उसमें मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू ऑल।